हेलो फ्रेंड्स। 2021 से नियुक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 3/4 जज ऊंची जातियों के हैं। कानून मंत्रालय ने संसद में यह बताया। तो केंद्रीय कानून मंत्रालय ने बुधवार को ये बताया कि सरकार द्वारा साझा किए गए डेटा के अनुसार इस अवधि के दौरान विभिन्न हाई कोर्ट में नियुक्त 593 जजों में से लगभग 157 जज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदायों में से हैं, जबकि बाकी जो संख्या है वो उनकी नियुक्तियां जो हुई हैं वो सामान्य या उच्च जाति के वर्ग से हुई हैं। प्रतिशत के हिसाब से पिछले 5 सालों में नियुक्त लगभग 73.5% जज ऊंची जातियों के हैं। और सरकार ने आगे यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव शुरू करने का अधिकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई के पास होता है। हाई कोर्ट की नियुक्तियों के संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, उनके पास यह अधिकार होता है, लेकिन वह हाई कोर्ट से सामाजिक विविधता बढ़ाने के लिए SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदायों और महिलाओं के उम्मीदवारों पर उचित विचार करने का अनुरोध कर रही हैं। इसने इस बात पर जोर दिया है कि नियुक्तियां केवल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए उम्मीदवारों में से ही की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्रीय बेंचों की स्थापना से संबंधित प्रश्न दूसरे हिस्से का जवाब देते हुए कानून मंत्रालय ने संविधान के अनुच्छेद 133 तो 133 का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में या ऐसे किसी स्थान पर बैठेगा जिसे सीजेआई राष्ट्रपति की मंजूरी से तय कर सकते हैं कि कौन लोग अब बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है। जवाब में यह भी याद दिलाया गया कि 10वें और 11वें आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली में संवैधानिक न्यायालय और अपील के क्षेत्रीय न्यायालयों में विभाजित करने की सिफारिश की थी, और 18वें विधि आयोग ने दिल्ली में एक संवैधानिक बेंच के साथ साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों में 4 कैसेशन बेंच स्थापित करने का सुझाव दिया। हालांकि सरकार ने संसद को सूचित किया कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने 18 फरवरी 2010 को हुई अपनी बैठक में दिल्ली के बाहर सुप्रीम कोर्ट की बेंच स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं पाया। यह भी बताया गया कि 2016 में नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की स्थापना से जुड़ी रिट याचिका पर सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेज दिया। यह मामला अभी भी विचाराधीन है, यानी कि इस पे अभी भी विचार ही किया जा रहा है। कानून मंत्रालय ने आगे यह भी बताया कि 30 जनवरी 2026 तक हाई कोर्ट में 1122 जजों की जरूरत है और संख्या के मुकाबले 308 जजों के पद जो हैं वो खाली हैं। आप संख्या देखिए कि अभी भी 308 जजों के जो पद हैं वो खाली हैं। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 814 जज ही काम कर रहे हैं और इलाहाबाद, कलकत्ता और मद्रास सहित कई हाई कोर्ट में जजों की भारी कमी है, यानी कि अभी भी और जजों की जरूरत है, लेकिन अभी भी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। तो अगर बात करें कि खबर क्या है और क्यों ये मामला सामने आया है, तो केंद्रीय कानून मंत्रालय ने बुधवार को राज्यसभा सांसद पी विल्सन के सवाल के लिखित जवाब में संसद को बताया कि 1 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2026 के बीच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नियुक्त लगभग 3/4 जज ऊंची जातियों से हैं। यानी कि जो कोर्ट है उसमें भी निचली जातियों और ऊंची जातियों को लेकर भेदभाव देखा जा रहा है। ऐसे ही खबर आई, ऐसा कानून मंत्रालय कह रहा है। जो डेटा दिया गया सरकार द्वारा उसको अगर देखें तो कुल जजों की नियुक्ति में ऊंची जातियों की नियुक्ति 75% हो रही है। SC जो कि अनुसूचित जातियां, उनकी नियुक्ति बहुत ही कम प्रतिशत में हो रही है। जो ST है यानी कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनकी तो संख्या नगण्य है, यानी कि उनकी तो नियुक्तियां ही नहीं हो रही हैं। OBC सीमित उपस्थिति यानी कि जो OBC से बिलोंग करते हैं उनकी उपस्थिति है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है, यानी कि सीमित उपस्थिति है। आगे अगर देखें कि यह डेटा कॉलेजियम द्वारा सिफारिश और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति से जुड़ा हुआ है।
तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो नियुक्ति होती है वो सरकार खुद से नहीं करती है, जो कॉलेजियम द्वारा सुझाया जाता है उसी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ये जो डेटा आया ये भी यहीं से आया है कि जो नाम सिफारिश किए गए हैं और जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है वहीं से ये डेटा दिया गया है। मंत्रालय ने साफ किया कि जजों की नियुक्ति योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर होती है, जाति के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि नौकरियों में कई सारी जातियों को आरक्षण मिला हुआ है ताकि वो भी इन्हें पार्टिसिपेट कर सकें, वो भी अपना योगदान दे सकें, वो भी ऐसी नौकरियों में आ सकें। लेकिन जो हमारा कोर्ट है, उनमें आरक्षण को लेके, जाति को लेके आरक्षण को नहीं किया गया। यानी कि हमारे संविधान में कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर कोई आरक्षण नहीं है। यानी कि जो योग्य होगा, जो वरिष्ठ होगा, वहीं उन्हीं की नियुक्ति की जाती है। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया को अगर देखें तो भारत में न्यायाधीश कॉलेजियम सिस्टम द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है कि जज के जो कोर्ट होंगे उन्हीं के जज लोग मिलकर ये सुझाव देंगे कि अगला जज कौन बनाया जाएगा और वो नाम लिखकर वो राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और राष्ट्रपति उनको चुनती हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अगर जजों की नियुक्ति देखें तो सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 और वरिष्ठतम जज होंगे। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को अगर देखें तो हाई कोर्ट कॉलेजियम और ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट होंगे उनके जज होंगे और ये नियुक्त सुझाव देंगे इस राष्ट्रपति को कि कौन जज अगला बनना चाहिए। राष्ट्र सरकार की भूमिका अगर देखें कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जितने भी कोर्ट हैं उनमें जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार की क्या भूमिका है, तो इंटेलिजेंस इनपुट सरकार दे सकती है। अंतिम नियुक्ति पर राष्ट्रपति की मोहर लगती है। कोई संवैधानिक आरक्षण नहीं है, केवल विविधता को पर विचार की बात कही गई। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हमारा संविधान है उनमें ये तो लिखा गया है कि जो महिलाएं हैं, पिछड़े वर्ग हैं या जो बच्चे हैं, उनके विकास के लिए, उन्हें आगे लाने के लिए हमारी जो सरकार है कुछ विशेष नियम या कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। लेकिन हमारे जो कोर्ट हैं उनमें जजों की नियुक्ति को लेकर संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा भारत का जो समाज है वो विविधताओं से भरा हुआ है। तो इस विविधता को ध्यान में रखते हुए हमें हर जाति और हर समुदाय, हर धर्म के लोगों को हर जगह से, जियोग्राफिकल जो एरिया उनमें हर जगह से लोगों को लेके आना चाहिए ताकि हर जगह के लोगों का पार्टिसिपेशन बराबर मात्रा में रहे कोर्ट में भी, ताकि किसी को हीन भावना ना लगे कि हम यहाँ पर नहीं हैं या हमारी उपस्थिति यहाँ पर नहीं है। तो अगर संविधान क्या कहता है ये देखें कि इस मामले में जजों की नियुक्ति को लेकर संविधान क्या कहता है। तो अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में बताता है और अनुच्छेद 217 हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में बताता है। तो ये तो संविधान में कहा गया, बस जजों की नियुक्ति को लेकर प्रावधान किए गए हैं, आरक्षण की कोई बात नहीं कही गई है। संविधान में जजों के लिए आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान नहीं कहा गया है, लेकिन समानता तो कही गई है जो कि अनुच्छेद 14 में सबका मौलिक अधिकार है। समानता तो सबको मिलनी चाहिए। तो अगर आप जाति को लेकर कोई भी भेदभाव कर रहे हैं तो उन्हें आरक्षण भले ही ना दिया जाए, लेकिन समानता तो उनसे छीनी जा रही है ना। और हमारा जो सामाजिक न्याय है, जो कि हमारी प्रस्तावना प्रियम्बल में कहा गया, उसका आदर्श भी तो मौजूद है हमारे समाज में कि सबको सामाजिक न्याय तो मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर आप जाति को लेकर किसी से भेदभाव कर रहे हैं और उनको जज के पद पर नियुक्त नहीं कर रहे हैं, तो ये तो उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो संविधान के में दिए गए जो हमें मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन तो हो ही रहा है। क्यों उठा यह विवाद, अगर इस पर बात करें तो न्यायपालिका समाज का नेतृत्व नहीं कर पा रही है। हाशिए पर पड़े वर्गों की सामाजिक पृष्ठभूमि, अनुभव, जमीनी वास्तविकताएं निर्णयों में कम झलकती हैं। हम सब जानते हैं कि कई बार ऐसे विवाद होते रहे हैं कि जो कोर्ट है वो हमें इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में फैसले सुना देती है और जो गांव के लोग हैं, जो गरीब हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो वो समझ ही नहीं पाते कि हमारे बारे में क्या निर्णय हुआ है। जिसका मामला है वो समझ ही नहीं पा रहा है कि निर्णय क्या लिया गया है। पारदर्शिता की कमी का सवाल कई बार उठ चुका है कोर्ट के ऊपर। जो इसके पक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं उनको अगर देखें कि जजों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती है, ऐसे आरक्षण नहीं मिल सकता। न्यायपालिका में आरक्षण से स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है। किसी को आरक्षण देकर आप नहीं ला सकते। यहाँ पर योग्यता और वरिष्ठता देखी जाती है। कॉलेजियम विविधता को ध्यान में रखता है। ऐसा कहा जा रहा है कि कॉलेजियम जो है वो विविधता को ध्यान में रखता है। हालांकि इस पर कई बार सवाल उठ चुके हैं कि कॉलेजियम सिस्टम काफ़ी बेकार सिस्टम है, इसमें पता ही नहीं चलता, पारदर्शिता ही नहीं होती कि किसको और क्यों नियुक्त किया जा रहा है। लेकिन इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहा है इस पर अगर देखें, ध्यान दें तो न्यायपालिका समाज के विविध स्वरूप को नहीं दर्शाती है।
SC, ST और OBC की भागीदारी काफ़ी कम है। कॉलेजियम सिस्टम अपारदर्शी है, ये एलीट क्लब की तरह व्यवहार करता है, सिर्फ उच्च जातियों के लोगों को ही नियुक्त करता है। ये इसके विपक्ष में तर्क दिए जा रहे हैं। कई सांसदों और सामाजिक संगठनों ने न्यायिक सुधार विविधता बढ़ाने कॉलेजियम में पारदर्शिता की मांग की है। लॉ कमीशन और विशेषज्ञ भी समय समय पर चिंता जता चुके हैं कि ये कॉलेजियम सिस्टम में कुछ बदलाव होने चाहिए, कुछ सुधार होने चाहिए। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा अगर ये देखें तो न्याय पर आम जनता का भरोसा बढ़ेगा। अगर कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता होगी और जजों की बराबर नियुक्तियां होंगी हर समुदाय से, तो इस पे आम जनता की जो न्याय पर भरोसा है वो बढ़ेगा। सामाजिक न्याय से जुड़े जो मामलों में दृष्टिकोण सबको पता चलेगा कि आप किस दृष्टिकोण से न्याय कर रहे हैं। न्यायपालिका की वैधता जो लेजिटिमेसी है वो उस पर असर पड़ेगा कि न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र है, कितनी वैध है, कितने सरकार का इसमें कोई हाथ है या योगदान है कि नहीं है, ये भी पता चलेगा। आगे का रास्ता अगर देखें तो कॉलेजियम प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना आगे हम अगर करेंगे तो इससे सबका विश्वास बढ़ेगा न्याय पर। सामाजिक विविधता को संस्थागत रूप से ध्यान में रखना, हर तरह से हर समुदाय के जजों की नियुक्ति करना, डेटा को नियमित रूप से सार्वजनिक करना ताकि आम जनता को पता चले कि उसके हमारे देश की कोर्ट में क्या हो रहा है। न्यायिक सुधारों पर व्यापक बहस करना, यानी कि कोई भी न्याय ऐसे नहीं कि जज के पास ये मामला आया और जज ने कोई भी फैसला कर दिया, नहीं, उस पर व्यापक बहस होनी चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि किस बात पर, किस मामले में किस आधार पर सुधार न्याय किया गया है। ठीक है। अगर निष्कर्ष देखें तो यह मुद्दा योग्यता बनाम प्रतिनिधित्व की बहस को फिर से सामने लाता है कि योग्यता ऊपर होनी चाहिए या फिर हर समुदाय का प्रतिनिधित्व है कि नहीं, इस पर बहस हो रही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए सामाजिक विविधता को सुनिश्चित करना, ये भी हम निष्कर्ष हो सकता है। निष्कर्ष इस बात का आने वाले समय की बड़ी चुनौती है, यानी कि जो न्यायपालिका उसकी स्वतंत्रता भी बनी रहे, सामाजिक विविधता को भी सुनिश्चित किया जाए। ये हमारे भविष्य में एक चुनौती बन सकती है और सरकार का जो है उसका इसमें ज़्यादा हाथ ना हो, सरकार के हाथ में भी जज ना आ जाएँ। ये भी हमें ध्यान में रखना होगा कि नियुक्तियाँ जो हैं वो, जो हमारा कोर्ट है वो सरकार से अलग रहे। हमारी न्यायपालिका हमारी कार्यपालिका से अलग रहे, ये भी ज़रूरी है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।